नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ रियासत। हमने चर्चा की थी मारवाड़ रियासत में राठौड़ राजवंश का शासन हुआ करता था। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी राव जोधा के बारे में। राव जोधा रणमल का पुत्र था, मारवाड़ का सर्वाधिक अवधि तक शासक रहा। अपने पिता रणमल की हत्या के बाद मेवाड़ से भागकर काहुनी गांव बीकानेर में शरण ली। राव जोधा के काल में 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई, जो हंसाबाई द्वारा करवाई गई। आवल बावल संधि की बात करें तो ये राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य, इस संधि के मध्यस्थता हंसाबाई और मुख्य बिंदु सोजत सिटी पाली को रखा। आवल बावल संधि के तहत मेवाड़ मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ। आवल बावल संधि के तहत ही राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ। फिर 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की, जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। यह राठौड़ों की चौथी राजधानी थी। साथियों, मैंने आपको बताया था राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी खेड़ बाड़मेर जो राव सिंह ने बनाई थी। राठौड़ों की दूसरी राजधानी मेवानगर बाड़मेर जो राव मल्लीनाथ ने बनाई थी। राठौड़ों की तीसरी राजधानी मंडोर जोधपुर जो राव चूड़ा ने बनाई थी। राठौड़ों की चौथी राजधानी जोधपुर जो राव जोधा ने बनाई थी। यह राठौड़ों की अंतिम राजधानी है। फिर 1459 ईस्वी में राव जोधा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसकी नींव करनी माता ने रखी। इस दुर्ग में जो बलिदान दिया गया वो राजा राम मेघवाल द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर की बात करें तो नागणेची माता का मंदिर जो राठौड़ों की कुलदेवी है, चामुंडा माता मंदिर जो राठौड़ों की आराध्य देवी है। मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख तोपों की बात करें तो गजनी, किलकिला, शंभुबाण और अन्य छोटी मोटी तोपों की बात करें तो वो गजक, गुब्बारा, नुसरत, नागपड़ी। फिर साथियों, राव जोधा की रानी जसमादे ने रानीसर कस्बा बसाया और राव जोधा ने अपनी रानी जसमादे के कहने पर अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र सांतल देव को घोषित किया। फिर साथियों, राव बिका जोधा का 5वां पुत्र था जो मारवाड़ से निकलता और बीकानेर नगर की स्थापना करता है, राठौड़ साम्राज्य की नींव रखता है। फिर राव दूधा, यह भी राव जोधा का एक पुत्र था जो मेड़ता में राठौड़ वंश की नींव रखता है, जो मेड़तिया शाखा कहलाई। फिर राव जोधा ने अपने साम्राज्य को जोधपुर सहित 9 भागों में विभक्त करके अपने पुत्र को सौंप दिया और मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को कहा जाता है। और मारवाड़ में सामंत व्यवस्था का प्रारंभ काल राव चूड़ा के काल से माना जाता है। फिर साथियों, राव जोधा के बाद अगले शासक की हमने चर्चा की थी। राव जोधा ने अपने पुत्र सांतल देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो अगला शासक हमने पढ़ा था राव सांतल देव को। तो राव सांतल देव राव जोधा और रानी जसमादे का पुत्र था। राव सांतल देव के काल में 1492 ईस्वी में कौसाना का युद्ध होता है, जो राव सांतल देव और मल्लू खां जो अजमेर का सूबेदार था और मल्लू खां के साथ उसका सेनापति गुड़ले खां, इस युद्ध में सांतल देव की विजय होती है। बाद में सांतल देव वीरगति को प्राप्त हो जाता है और सांतल देव की रानी फुलादे ने जोधपुर में फुलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ के सांतल देव की स्मृति में गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। गुड़ला गीत भी गाया जाता है, गुड़ला नृत्य भी किया जाता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यहाँ मेला लगता है। फिर साथियों, अगला शासक देखा था हमने राव गंगा। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव और 4000 सैनिकों को महाराणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। साथियों, जो ये खानवा का युद्ध है ये राजस्थान हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। जब हम मेवाड़ रियासत की बात करेंगे तो इस खानवा के युद्ध की चर्चा करेंगे। खानवा का युद्ध मुगल बादशाह बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। महाराणा सांगा ने सभी हिंदू शासकों को सहायता पत्र लिखा था। तो हर रियासत से कोई ना कोई महाराणा सांगा की सहायता के लिए गया था। तो अब हम मारवाड़ रियासत पढ़ रहे हैं। तो मारवाड़ रियासत की चर्चा करें तो मारवाड़ रियासत का उस समय शासक है वो राव गंगा था। राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव और 4000 सैनिकों को महाराणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। फिर राव गंगा के काल में सेवकी का युद्ध होता है, जो राव गंगा और दौलत खां के मध्य हुआ। दौलत खां नागौर का था। दौलत खां के साथ गंगा का चाचा राव शेखा और राव गंगा के साथ राव जय सिंह बीकानेर वाला जो इनके भाई भतीजे थे। इस युद्ध में राव गंगा की विजय होती है और गंगा ने जोधपुर के अंदर गंगा जी की बावड़ी और गांगेलाव तालाब का निर्माण करवाया। फिर 1532 ईस्वी में राव गंगा की उसके पुत्र द्वारा मालदेव द्वारा हत्या कर दी जाती है और मारवाड़ का प्रथम पितर राव मालदेव है। सभी इतिहासकार यही मानते हैं कि राव गंगा की जो मृत्यु है, जो हत्या है, वो उसके पुत्र मालदेव द्वारा की गई। लेकिन एक इतिहासकार है हमारे रेव, जिनका ये मानना है
कि जो राव गंगा की हत्या है वो मालदेव ने नहीं की, बल्कि उनकी जो मौत है वो अफीम के नशे में खिड़की से गिरने से होगी। अब साथियों राव गंगा के बाद अगला शासक आता है राव मालदेव। तो साथियों आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे राव मालदेव के बारे में। तो साथियों बात करते हैं राव मालदेव की। तो साथियों बात करें राव मालदेव की, तो मालदेव का शासनकाल 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक था। साथियों जो राव मालदेव है वो राठौड़ा का प्रतापी शासक था। तो जो ये प्रतापी शासक होते इनके थोड़े इंट्रोडक्शन की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो राव मालदेव के अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके पिता का नाम राव गंगा, पिता का नाम था राव गंगा। माता का नाम पद्मावती। कहीं मणिक देवी मिलता है इसका नाम, मणिक दे। और राव मालदेव के जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को। और इसके राज्य अभिषेक की बात करें, राज्य अभिषेक इसका राज्य अभिषेक हुआ था 1532 ईस्वी में। और साथियों कुछ किताबें और गाइड है जिनमें डेट भी मिलती है 21 मई। अब साथियों जब राव मालदेव है वो शासक बना तो उसके पास 2 प्रंगने थे। पहला जोधपुर और दूसरा सोजत सिटी पाली। सोजत सिटी कहाँ है? पाली में। तो साथियों राव मालदेव के हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो राव मालदेव का जो शासन काल है वो 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक है। इसके पिता का नाम राव गंगा, माता का नाम पद्मावती, कहीं मणिक देवी मिलता है। इसका जो राव मालदेव का जन्म है वो 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को हुआ। इसका जो राज्य अभिषेक है वो हमें ध्यान में रखना 1532 ईस्वी को हुआ। लेकिन कुछ किताबें और गाइड है जिनमें डेट भी मिलती है 21 मई। अब साथियों जब राव मालदेव का राज्य अभिषेक होता है, जब ये मारवाड़ का शासक बनता है तो इसके पास 2 प्रंगने थे। पहला जोधपुर, दूसरा सोजत सिटी। जैसे भाई होते हैं उनमें बंटवारा होता है तो उनके पिता द्वारा उनको जो संपत्ति दी जाती है, जैसे वो यही तो कहते हैं कि हमारे पिता द्वारा हमें 10 बीघा जमीन दी गई और हमने 10 बीघा से 100 बीघा कर ली। वैसे ही जब राव मालदेव का राज्य अभिषेक हुआ, ये शासक बना, तो इसके पास 2 प्रंगने थे, जोधपुर और सोजत सिटी। बाद में इसे 58 प्रंगनों का स्वामी कहा जाता है और 52 युद्धों का विजेता। इसने 2 प्रंगनों से 58 प्रंगने कर लिए थे। 58 जो छोटी मोटी रियासतें थी उन पे अधिकार कर लिया था आक्रमण करके। तो साथियों राव मालदेव की अगर और बात की जाए तो इसे 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता और 58 प्रंगनों का स्वामी कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है। और साथियों फारसी इतिहासकार द्वारा मालदेव को
हसमत वाला शासक। हसमत वाला शासक कहा गया। साथियों, हसमत का मतलब होता है वैभव संपन्न। वैभव संपन्न। तो साथियों, बात करें राव मालदेव की, तो इसे 52 युद्धों का विजेता और 58 प्रगणों का स्वामी कहा जाता है। और फारसी इतिहासकार द्वारा मालदेव को हसमत वाला शासक कहा गया। हसमत का मतलब होता है वैभव संपन्न। और साथियों, मालदेव की और बात की जाए तो अब्दुल कादिर बदायूनी। साथियों, अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा मालदेव को उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया। साथियों, मालदेव की हमें उपाधि भी मिलती है और इसकी उपाधि है हिंदू बादशाह। तो साथियों, जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, उसके द्वारा मालदेव को उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया। और मालदेव की हमें उपाधि भी मिलती है हिंदू बादशाह। ऐसे ही साथियों और भी उपाधि है, जैसे हिंदू सुल्तान, हिंदू पथ, प्रबल हिंदू राजा, अंतिम हिंदू सम्राट। तो साथियों, हम शासकों के साथ जब इनको अलग अलग पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए किसी की उपाधि, तो साथियों हमें वहां कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी उपाधि किसकी थी। तो ये जो एक जैसी उपाधियां हैं, इनको एक साथ लिखकर याद किया करो। कुछ मैं लिख देता हूं यहां पे। एक उपाधि है हिंदू सुल्तान, हिंदू पथ, प्रबल हिंदू राजा, और साथियों हिंदू सुल्तान है वो महाराणा कुंभा की, महाराणा कुंभा। हिंदू पथ है महाराणा सांगा, और प्रबल हिंदू राजा हमीर सिसोदिया। इन्हें साथियों नोट पॉइंट लगा के लिख लेना। तो साथियों बात करें राम मालदेव की उपाधि की, तो राम मालदेव की उपाधि मिलती है हमें हिंदू बादशाह। ऐसे ही और भी उपाधि है, जैसे हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा की, हिंदू पथ महाराणा सांगा की, प्रबल हिंदू राजा हमीर सिसोदिया की, अंतिम हिंदू सम्राट। जब हम चौहान राजवंश पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है उसे अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। तो साथियों यहाँ बात की हमने राम मालदेव के जनरल इंट्रोडक्शन की, तो राम मालदेव का जो शासन काल है वो 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक है। इसके पिता का नाम राव गंगा, माता का नाम पद्मावती या मणिक देवी मिलता है। इसका जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को, इसका राज्य अभिषेक हुआ था 1532 ईस्वी को। हमें इतना ही ध्यान में रखना है, लेकिन कुछ किताबें और गाइड है जिनमें इसकी डेट भी मिलती है 21 मई। अब साथियों जब ये शासक बनता है, इसका राज्य अभिषेक होता है, तो इसके पास 2 प्रगणे थे, जोधपुर और सोजत सिटी पाली।
बाद में इसने 58 प्रगणों पर अधिकार कर लिया था। जो छोटी मोटे 58 साम्राज्य रियासतें थी उन पर अधिकार आक्रमण करके अधिकार कर लिया, तो इसे 52 युद्धों का विजेता और 58 प्रगणों का स्वामी कहा जाता है। अब साथियों जो ये 52 युद्ध है ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इनमें से उन्हीं की चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये 52 युद्ध तो एक आधे जो थप्पड़ वगैरह मारी थी किसी के झापट वगैरह मारकर अधिकार किया था किसी साम्राज्य पर रियासत पर, तो वो भी इन इतिहासकारों ने 52 युद्धों के अंदर शामिल कर दिया। लेकिन हम इनमें से उन्हीं की चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसे 52 युद्धों का विजेता और 58 प्रगणों का स्वामी कहा जाता है। फारसी इतिहासकार द्वारा मालदेव को हसमत वाला शासक कहा गया। हसमत का मतलब होता है वैभव संपन्न, और अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा मालदेव को उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया। मालदेव की उपाधि है हिंदू बादशाह। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। अब साथियों बात करते हैं मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियान की। मालदेव की प्रमुख सैनिक अभियान। तो साथियों बात करें मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियान की, तो इसके जो सैनिक अभियान है वो इसने जब शासक बना था 1532 ईस्वी में, तो पहला सैनिक अभियान होता है 1532, दूसरा होता है 1533, तीसरा होता है 1538 और चौथा था हमारे 1539। अब साथियों 1532 में जो मालदेव का सैनिक अभियान था उसकी बात करें तो वो था भद्राजुण अभियान। भद्राजुण अभियान भद्राजुण अभियान 1533 में था नागौर अभियान। नागौर अभियान 1538 के अंदर था सिवाना अभियान। और 1539 में होता है जालोर अभियान। अब साथियों जो 1532 में होता है वो भद्राजुण अभियान, 1533 में नागौर अभियान, 1538 में सिवाना अभियान और 1539 में जालोर अभियान। अब साथियों बात की जाए कि जब राव मालदेव ने भद्राजुण पर आक्रमण किया था तो भद्राजुण का शासक कौन था? तो भद्राजुण का शासक था बीरा। यहां का शासक था बीरा। नागौर का शासक था दौलत खां। सिवाना का शासक था डूंगर सिंह। और जालौर का शासक था सिकंदर। अब साथियों जो ये है भद्राजुण का जो अभियान हुआ था वहां का शासक था बीरा। तो मालदेव क्या करता है?
भद्राजुण के शासक बीरा को पराजित करके भद्राजुण पर अधिकार कर लेता है 1532 ईस्वी में। फिर 1533 ईस्वी में नागौर पर आक्रमण करके नागौर के शासक दौलत खां को पराजित करके नागौर पर अधिकार कर लेता है। 1538 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण करके सिवाना के शासक डूंगर सिंह को पराजित करके सिवाना पर अधिकार कर लेता है। और 1539 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करके जालोर के शासक सिकंदर को पराजित करके जालोर पर अधिकार कर लेता है। साथियों, इसकी जो ट्रिक है वो है भानासीजा। ऐसे याद रख लेना आप, भानासीजा। भा से हो गया भद्राजुण, ना से हो गया नागौर, सी से हो गया सिवाना और जा से हो गया जालोर। तो साथियों ऐसे याद रख लेना इस ट्रिक से, भाना सीजा, भा से भद्राजुण, ना से नागौर और सी से सिवाना, जा से जालोर। और इनको जो ये ईस्वी डेट है, इनका जो सन का क्रम है, तो ये शासक कब बना था 1532 में। तो इसका जो पहले वाले दो अभियान है वो 1532 और 1533, बाद में 1538 और 1539, इनको ऐसे याद कर लेना। और ये जो अभियान है इनको भानासीजा, इनकी ये ट्रिक है। तो भा से भद्राजुण अभियान और भद्राजुण के शासक बीरा को पराजित करके यहाँ भद्राजुण पर अधिकार कर लेता है। और फिर 1533 में नागौर के शासक दौलत खां को पराजित करके नागौर पर अधिकार कर लेता है। 1538 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण करके और इस शासक डूंगर सिंह को पराजित करके सिवाना पर अधिकार कर लेता है। और है ना 1539 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करके जालोर के शासक सिकंदर को पराजित करके जालोर पर अधिकार कर लेता है। अब साथियों, जो राव मालदेव है, इसने इन छोटी छोटी रियासतों पर, छोटे छोटे साम्राज्य थे, इन पर आक्रमण करके इन पर अधिकार कर लिया। तो इसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया। अब ये क्या करता है, अगला इसका जो 1541 ईस्वी में जो अभियान होता है, यह आक्रमण करता है बीकानेर रियासत पर। इसने अपने भाई भतीजे थे उन्हीं पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इन छोटे साम्राज्यों पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर देखते हैं मालदेव का अगला अभियान। अब साथियों बात करें मालदेव के अगले अभियान की, सैनिक अभियान की, तो वो होता है 1541 ईस्वी में। तो साथियों अगला हुआ 1541 में। 1541 ईस्वी में, और 1541 ईस्वी में होता है पाएबा साहिबा का युद्ध। पाएबा साहिबा का युद्ध। और साथियों जो पाएबा साहिबा का युद्ध है वो राव मालदेव और राव जैत सिंह के मध्य होता है। और यह जैत सिंह बीकानेर का था। और जो राव मालदेव, उसके साथ उसका सेनापति भी था कुंपा। अब साथियों 1541 ईस्वी में जो राव मालदेव है वो अपने बीकानेर वाले इन भाई भतीजों पर ही आक्रमण कर देता है, क्योंकि राव जोधा का 5वां पुत्र था राव बीका, जो मारवाड़ से निकलकर बीकानेर नगर की स्थापना की और राठौड़ साम्राज्य की नींव रखी। तो इन मारवाड़ वालों के ये बीकानेर वाले भाई भतीजे थे। अब मालदेव ने छोटे छोटे साम्राज्य थे उन पर अधिकार कर लिया आक्रमण करके। तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो इसने अपने इन भाई भतीजों पर ही आक्रमण कर दिया। तो साथियों 1541 ईस्वी में पाएबा साहिबा का युद्ध होता है, जो राव मालदेव और राव जैत सिंह के मध्य होता है। राव जैत सिंह बीकानेर वाला और राव मालदेव वो मारवाड़ का था। इस युद्ध में, पाएबा साहिबा के युद्ध में, राव मालदेव के साथ उसका सेनापति कुंपा भी था। अब साथियों पाएबा साहिबा के युद्ध में राव मालदेव की विजय होती है। राव मालदेव
विजय। और साथियों विजय होने के बाद बीकानेर पर मालदेव का अधिकार, मालदेव का अधिकार। अब साथियों मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो गया तो मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया और प्रशासक नियुक्त किया अपने सेनापति कुंपा को। और साथियों कुंपा ने यहां 1541 से 1544 तक शासक किया। अब साथियों जो पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ उसमें राव मालदेव की विजय होती है। राव मालदेव वो बीकानेर पर अधिकार कर लेता है और बीकानेर पर अधिकार करके बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर देता है अपने सेनापति कुंपा को। और कुंपा ने बीकानेर में 1541 से 1544 तक शासन किया। अब साथियों आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो राव जयसिंह है इसका क्या हुआ? तो साथियों राव जयसिंह इस युद्ध में मारा गया। राव जयसिंह मारा गया। और साथियों राव जयसिंह का एक पुत्र था कल्याणमल, और एक कल्याणमल क्या करता है, भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। शरण में चला गया। तो साथियों जो ये पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ था इसमें जो ये बीकानेर वाला राव जयसिंह है ये मारा गया। और राव जयसिंह का पुत्र था कल्याणमल। इस कल्याणमल को ये मालदेव पकड़ के अच्छे से कूटता है तो ये बेचारा यहां से भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था, शासक था, वो था शेरशाह सूरी। अब साथियों 1541 ईस्वी में जो मालदेव है उसने पाइबा साहिबा का युद्ध किया जो राव मालदेव और राव जयसिंह बीकानेर वाले के मध्य हुआ। राव मालदेव के साथ उसका सेनापति कुंपा भी था। इस युद्ध में राव मालदेव विजय होता है। बीकानेर पर जो मालदेव का अधिकार हो जाता है तो मालदेव है वो बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर देता है अपने सेनापति कुंपा को। और कुंपा ने यहाँ 1541 से 1544 तक शासन किया और राव जयसिंह इस युद्ध में मारा जाता है। राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल यहाँ से भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। अब साथियों राव मालदेव है उसने 1542 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण किया। तो साथियों बात करें राव मालदेव के मेड़ता अभियान की तो यह हुआ था 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में मेड़ता अभियान। अब साथियों जो मेड़ता का शासक था उस समय वो मेड़ता का शासक था वीरमदेव। तो राव मालदेव और वीरमदेव के बीच मनमुटाव था। कुछ गाइडें और किताबें हैं जिनमें मिलता है लिखा हुआ कि जो ये वीरमदेव है इसके पास एक हाथी था दरिया जोश नाम का जो बड़ा ही शानदार हाथी था और वो राव मालदेव को बहुत ज्यादा पसंद था। तो राव मालदेव ने वीरमदेव से जब वो हाथी मांगा तो वीरमदेव ने मना कर दिया। इस बात से ये जो मेड़ता अभियान है मेड़ता पे मालदेव ने आक्रमण किया। लेकिन साथियों हमें उस चीज से कुछ नहीं लेना देना, हमें तो बस इतना पता होना जरूरी है कि 1542 ईस्वी में जो मेड़ता अभियान हुआ था उसमें क्या हुआ। तो साथियों बात करें मेड़ता अभियान की जो 1542 ईस्वी में हुआ, इसमें मालदेव ने मेड़ता के शासक वीरमदेव को पराजित करके मेड़ता
मेड़ता और अजमेर पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। अब साथियों मेड़ता और अजमेर मैंने इसलिए लिखा है, उस समय जो अजमेर है वो मेड़ता साम्राज्य में ही आया करता था, तो जो मालदेव है वो मेड़ता के शासक विरमदेव को पराजित करके मेड़ता और ये अजमेर है इस पर अधिकार कर लेता है। अब विरमदेव का क्या हुआ, तो विरमदेव भी कल्याणमल की तरह भागकर शेरशाह सूरी के चरण में चला गया। बात करें विरमदेव की, तो विरमदेव भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। साथियों जो मेड़ता का शासक था विरमदेव, वो यहां पराजित होने के बाद भागकर शेरशाह सूरी के शरण में चला जाता है। अब साथियों जो विरमदेव है जो मेड़ता का शासक था और इधर जो बीकानेर वाला राव जय सिंह का पुत्र था कल्याणमल, ये दोनों भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चले गए और शेरशाह को मालदेव के विरुद्ध भड़काते रहते कि उसके पास सेना अधिक है, वो छोटी छोटी रियासतों पर अधिकार करके आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो जो शेरशाह सूरी है ये उसे अपनी रियासतें वापस पाने के लिए मालदेव के विरुद्ध भड़काते रहते, लेकिन जो शेरशाह सूरी है वो इनको मना भी नहीं करता और इनकी बातों को टालता रहता। अब क्योंकि साथियों वो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का शासक था, ऐसे ही थोड़ी बन गया था, तो इनको मना भी नहीं किया उसने और इनको बातों बातों में टालता रहता। तो साथियों यहाँ बात की हमने 1541 में जो पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ था वो राव मालदेव और राव जय सिंह के मध्य हुआ। मालदेव के साथ उसका सेनापति कुंपा भी था। इस युद्ध में राव मालदेव की विजय होती है, बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है, तो मालदेव बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर देता है अपने सेनापति कुंपा को। कुंपा ने यहाँ बीकानेर में 1541 से 1544 तक शासन किया और राव जय सिंह मारा जाता है पाइबा साहिबा के युद्ध में और राव जय सिंह का पुत्र कल्याणमल भागकर शेरशाह सूरी के शरण में चला जाता है। फिर 1542 ईस्वी में मेड़ता अभियान हुआ, राव मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण किया, तो मेड़ता के शासक विरमदेव को पराजित करके मेड़ता और अजमेर पर अधिकार कर लिया और विरमदेव भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। अब साथियों आगे शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। तो साथियों हम गिरी सुमेल के युद्ध की चर्चा करें उससे पहले हम जो गिरी सुमेल का युद्ध है उसकी भूमिका देखते हैं, उसका कारण देखते हैं कि जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य, वो किन कारणों से हुआ था। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। तो साथियों जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य, वो ऐसा भी माना जाता है कि जो मालदेव और हुमायूं के संबंध है उनकी वजह से भी हुआ। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है जिसमें जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ, हुमायूं इस युद्ध में हार जाता और भागकर जोगी तीर्थ नामक स्थान पर चला जाता है जो जोधपुर में था और मालदेव से सहायता मांगता है, तो मालदेव उसकी सहायता करता है। तो यह भी कारण बताया जाता है। तो साथियों हम चर्चा करते हैं मालदेव और हुमायूं संबंध की। तो साथियों बात करें मालदेव और हुमायूं संबंध, संबंध की। तो साथियों 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध होता है? बिलग्राम का। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो शेरशाह सूरी
शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है। हुमायूं के मध्य होता है। अब साथियों जो हुमायूं है वो पहले चौसा के युद्ध में भी इसकी जन हानि और धन हानि दोनों हुई थी, इसके सैनिक वगैरह मारे गए थे। बाद में 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है, तो जो बंचे खुंचे सैनिक थे वो इस बिलग्राम के युद्ध में मारे गए, और इस युद्ध में तो हुमायूं वो पराजित हो गया था, हार गया था, और दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। अब शेरशाह सूरी जब दिल्ली का शासक बना, सुल्तान बना, तो इसने घोषणा करवा दी कि कोई भी हुमायूं की सहायता नहीं करेगा। अगर कोई हुमायूं की सहायता करेगा तो उस रियासत पर, उस साम्राज्य पर मैं आक्रमण करूंगा। तो साथियों जो हुमायूं है वो इस बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद यहां से भागकर एक स्थान था जोगी तीर्थ नामक स्थान, ये क्या करता है, भागकर कहां चला गया, जोगी तीर्थ। जोगी तीर्थ नामक स्थान। और साथियों जो ये जोगी तीर्थ नामक स्थान है ये जोधपुर में है, जोधपुर में। अब साथियों जो हुमायूं है वो भागकर इस जोगी तीर्थ नामक स्थान पर चला जाता है और वहां जाकर पता करता है कि ये कौन सी रियासत है, किसका साम्राज्य है, यहाँ का शासक कौन है। तो हुमायूं को पता चलता है कि ये मारवाड़ रियासत है और जो यहाँ का शासक है वो राव मालदेव है। तो हुमायूं है वो मालदेव से सैनिक सहायता मांगने की सोचता है, तो अपने 3 दूत मालदेव के पास सैनिक सहायता के लिए भेजता है और कहता है कि एक बार जाकर मालदेव से पूछो, अगर वो सैनिक सहायता करता है तो अच्छी बात है, वरना हमारे क्या, हम तो झोला उठा के आगे निकल जाएंगे। तो साथियों जो हुमायूं है उसने अपने 3 दूत मालदेव के पास सैनिक सहायता के लिए भेजे। लिख लेते हैं, मालदेव से सहायता के लिए हुमायूं ने अपने 3 दूत भेजे। और साथियों वो दूतों का नाम था रायमल सोनी, अतका खां और मीर समेत। इनके साथ जो ट्रिक है राम। ऐसे याद कर लेना कि हुमायूं ने राम को मालदेव से सहायता के लिए भेजा। तो राम से, आर से हो गया रायमल सोनी, ए से हो गया अतका खां और एम से हो गया मीर समेत। तो जो हुमायूं है वो क्या करता है, जब इसे पता चलता है कि यहाँ का जो शासक है वो राम मालदेव है मारवाड़ रियासत का, तो ये अपने 3 दूत सैनिक सहायता के लिए राम मालदेव के पास भेजता है, रायमल सोनी, अतका खां और मीर समेत को, कि सहायता के लिए जाओ। तो ये तीनों दूत जब मालदेव के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि हम हुमायूं के दूत हैं और सैनिक सहायता के लिए आए हैं, हमने कुछ दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है, इधर उधर भाग रहे हैं। तो जो राव मालदेव है उसने सबसे पहले तो इनके नाश्ते के लिए जोधपुर की प्रसिद्ध प्याज कचौरी मंगवाई और इनको नाश्ता करवाया। फिर कहा अब आगे की बात करो, तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमें सैनिक सहायता चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो मालदेव है उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, बीकानेर रियासत है वहां पर, और बीकानेर रियासत में आपको मेरा एक आदमी मिलेगा कुंपा, वो वहां रहने देगा, आपको रहने के लिए जगह दे देगा। आप बीकानेर रियासत में रहो, पूरी रियासत ले लो रहने के लिए। और कुंपा के नंबर लिख के देता है कि वहां जाकर इसको फोन कर देना, ये रेलवे स्टेशन आपको लेने के लिए आ जाएगा। तो इन तीनों ने सोचा वाह यार क्या शासक है, पूरी रियासत दे रहा है ये तो रहने के लिए। अब साथियों इन्होंने कहा अगर शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया बीकानेर रियासत पर, तो जो मालदेव है वो कहते हैं कि मैं किसी शेरशाह सूरी से नहीं डरता, अगर उसने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया तो ये मेरे भी नंबर लो, लिख के ले जाओ,
और मेरे को मिस कॉल कर देना, मैं सैनिक लेकर पहुंच जाऊंगा बीकानेर में। तो साथियों ये यहाँ से बात करके मालदेव से वापस जाते हैं। मालदेव कहता है कि जो तुम्हारा सरदार है, जो आपका सुल्तान है हुमायूं, वो भी तो भूखा होगा, उसके लिए भी नाश्ते के लिए एक डिब्बा लेके जाओ। तो साथियों ये जाते हैं इधर से हुमायूं के पास, लेकिन ये देखते हैं कि जब ये निकलते हैं मालदेव के दरबार से, उसी समय शेरशाह सूरी के 2 दूत मालदेव के दरबार में आते हैं। तो इन तीनों ने क्या देखा, शेरशाह सूरी के दूत आए थे। तो ये तीनों जाकर हुमायूं को कहते हैं कि जो यहाँ का शासक है राम मालदेव, वो कितना महान शासक है, जिसने रहने के लिए हमें पूरी बीकानेर रियासत दी है, और वहाँ का जो व्यक्ति है उसके नंबर भी दिए लिख के कि वो आपको रेलवे स्टेशन लेने के लिए आ जाएगा। और हमें सबसे पहले जाते ही उसने नाश्ता करवाया, खाना खिलाया, आपके लिए भी डिब्बा भेजा है देखो खाने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात है, जब उसके दरबार से, मालदेव के दरबार से हम निकले थे, तो वहां शेरशाह सूरी के 2 दूत आए थे। तो हुमायूं पूछता है कि उन दूतों ने क्या बात की मालदेव से। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने बात क्या की वो तो हमने नहीं सुनी, लेकिन हमने 2 दूत देखे थे वहां पे जो शेरशाह सूरी के थे। तो हुमायूं है, इसका एक पुस्तकालय देश था मुल्ला सुर्ख, और ये अक्सर उसकी राय ले लिया करता था, क्योंकि जो वो हुमायूं से बड़ा भी था। तो हुमायूं है वो अपने पुस्तकालय देश की सलाह लिया करता था। इसका पुस्तकालय देश कौन था भाई, हुमायूं का पुस्तकालय देश? इसका पुस्तकालय देश था मुल्ला सुर्ख। मुल्ला सुर्ख। और जब हुमायूं इस मुल्ला सुर्ख की सलाह लेते हैं कि आपको क्या लगता है वो जो 2 दूत है शेरशाह सूरी के, वो राम मालदेव के पास क्यों आए होंगे, तो मुल्ला सुर्ख ने जवाब दिया शायद उनकी यह चाल होगी कि वो हमें बीकानेर रियासत में ले जाकर बंदी बनाकर शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। तो जो हुमायूं है वो मालदेव पर अविश्वास करता है, और अविश्वास करके यहाँ जोगी तीर्थ नामक स्थान से भागकर अमरकोट पाकिस्तान चला जाता है। ये कहाँ गया, यहाँ जोगी तीर्थ नामक स्थान से अमरकोट पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान चला गया। और अमरकोट पाकिस्तान का शासक कौन था, विरसाल सोडा। विरसाल सोडा की शरण में। तो साथियों जो राम मालदेव है उसने तो हुमायूं की सहायता की थी, रहने के लिए बीकानेर रियासत दी, लेकिन ये क्या करता हुमायूं अपने इस पुस्तकालय देश मुल्ला सुर्ख की सलाह लेकर इन पर अविश्वास करके मालदेव पर यहाँ जोगी तीर्थ नामक स्थान से अमरकोट पाकिस्तान चला जाता है विरसाल सोडा की शरण में। तो साथियों जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य, उसका एक कारण यह भी बताया जाता है। तो साथियों इसको थोड़ा नोट पॉइंट बना के लिख लेना कि जो 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसमें हुमायूं है वो पराजित हो जाता है और भागकर जोगी तीर्थ नामक स्थान जोधपुर में आ जाता है। फिर वो मालदेव से सैनिक सहायता के लिए अपने 3 दूत भेजता है, रायमल, सोनी, अतका खां, मीर समेत। और जब मालदेव वो इनकी सहायता करता है, इनको रहने के लिए बीकानेर रियासत देता है, लेकिन हुमायूं ने अपने पुस्तकालय देश मुल्ला सुर्ख की सलाह लेकर मालदेव पर अविश्वास करके अमरकोट पाकिस्तान विरसाल सोडा की शरण में चला गया था। तो साथियों ये एक रीजन है, ये एक कारण बताया जाता है जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य। तो साथियों आज की क्लास में हमने चर्चा की मालदेव के बारे में। तो मालदेव का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो उसके पिता का नाम राव गांगा, माता का नाम पद्मावती, कहीं मणिक देवी मिलता है। इसका जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को, इसका राज्याभिषेक 1532 ईस्वी को। कुछ किताबें और गाइड है जिनमें 21 मई डेट भी मिलती है जब इसका राज्याभिषेक हुआ था मालदेव का। मालदेव शासक बना था तो इसके पास 2 प्रंगने थे, फिर इसे 52 युद्धों का विजेता और 58 प्रंगनों का स्वामी कहा जाता है। फारसी इतिहासकार द्वारा मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा गया। अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा मालदेव को उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया। मालदेव की उपाधि मिलती है हिंदू बादशाह। फिर साथियों हमने चर्चा की थी मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियान की।
तो जो मालदेव का प्रमुख सैनिक अभियान है, पहला अभियान हुआ था 1532 ईस्वी में भद्राजुण का अभियान, जो बीरा शासक था भद्राजुण का। तो मालदेव भद्राजुण के शासक बीरा को पराजित करके भद्राजुण पर अधिकार कर लेता है। फिर 1533 ईस्वी में नागौर के शासक दौलत खां को पराजित करके नागौर पर अधिकार कर लेता है। 1538 ईस्वी में सिवाना के शासक डूंगर सिंह को पराजित करके सिवाना पर अधिकार कर लेता है और 1539 ईस्वी में जालौर के शासक सिकंदर को पराजित करके जालौर पर अधिकार कर लेता है। फिर साथ ही हमने चर्चा की थी 1541 के पाएबा साहिबा युद्ध की, जो राव मालदेव और राव जैत सिंह के मध्य हुआ था। राव मालदेव के साथ उसका सेनापति कुंपा भी था। इस युद्ध में राव मालदेव की विजय होती है, बीकानेर पर राव मालदेव का अधिकार हो जाता है और यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है मालदेव अपने सेनापति कुंपा को। कुंपा ने यहाँ 1541 से 1544 तक शासन किया। राव जैत सिंह व पाएबा साहिबा के युद्ध में मारा जाता है। राव जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल यहाँ से भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। फिर साथ ही हमने बात की इसी 1542 ईस्वी में मेड़ता अभियान की। तो जो मालदेव है वो मेड़ता पर आक्रमण करके मेड़ता के शासक विरमदेव को पराजित करके मेड़ता और अजमेर पर अधिकार कर लेता है। विरमदेव यहाँ से भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। अब जो कल्याणमल और विरमदेव है वो दोनों मालदेव के विरुद्ध जो शेरशाह सूरी है उसको भड़काते रहते थे कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, छोटी मोटी रियासतों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर रहा है, हमें हमारी रियासतें वापस चाहिए, उस पर मालदेव पर आप आक्रमण करो। लेकिन शेरशाह सूरी उसकी बातों को टाल दिया करते थे। लेकिन बाद में गिरी सुमेल का युद्ध होता है जो शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होता है, उसकी हमने भूमिका देखी, उसके क्या प्रमुख कारण है उसकी चर्चा की। तो साथियों मालदेव और हुमायूं के संबंध की चर्चा की। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है उसमें हुमायूं पराजित हो जाता है, हार जाता है और शेरशाह सूरी दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। बाद में हुमायूं भागकर जोगी तीर्थ नामक स्थान जोधपुर में आ जाता है और मालदेव के पास सैनिक सहायता के लिए अपने 3 दूत भेजता है, रायमल, सोनी, अतका खां और मीर समेत को। लेकिन यह मालदेव पर अविश्वास करके अपने पुस्तकालय अध्यक्ष इसने मुल्ला सुर्ख की सलाह ली और मालदेव पर अविश्वास करके यहाँ जोगी तीर्थ नामक स्थान से अमरकोट पाकिस्तान चला गया विरसाल सोडा की शरण में। तो साथियों अब आगे की चर्चा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।